हेलो एवरीवन। वेलकम टू ज्ञानपीठ क्लास यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है जोन लॉग। इससे पहले मैंने 6 वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर वो वीडियो देख लें। और चलिए शुरू करते हैं जोन लॉग बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो जोन लॉग थे उनका जन्म इंग्लैंड में केरिंगटन में हुआ था 1632 में। वो एक अंग्रेजी दार्शनिक थे, एक चिकित्सक थे। ठीक है। और उन्हें आम तौर पर प्रबोधन बुद्धिजीवियों की प्रेरणा के रूप में व उदारवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। अब जिस टाइम पर जॉन लॉक का जन्म हुआ था उस टाइम पर इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा था, जिसका फर्क जॉन लॉक के विचारों पर देखने पर पड़ता है। ही इज वन ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है। तो जैसे हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देने वाले 3 थिंकर हुए, जिनमें सबसे पहला नाम आता है होब्स का। और होब्स के बाद जो नाम आता है वो आता है हमारा जॉन लॉक। और जॉन लॉक के बाद जो नाम आता है वो आता है हमारा रूसो। अब ये इन्होंने तीनों ने अपने अपने हिसाब से थ्योरी दी है। ठीक है। तो इसी तरीके से जो जॉन लॉक थे वो भी एक चीफ एक्सपोनेंट थे। ठीक है। एक प्रमुख प्रतिपादक थे किसके? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के। लोग बिलीव्ड इन द सुपरमेसी ऑफ रीजन। ठीक है। रिजेक्शन ऑफ पैट्रियार्की एंड पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म एंड लेबर एज ए सोर्स ऑफ वैल्यू एंड एंटाइटलमेंट। ठीक है। अब इन सारी बातों का मतलब समझते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात समझते हैं सुपरमेसी ऑफ रीजन। ठीक है। सुपरमेसी ऑफ रीजन, तर्क की तर्क की सर्वोच्चता। ठीक है। अब ये तर्क की सर्वोच्चता क्या होती है? तर्क की सर्वोच्चता का मतलब होता है कि तर्क के आधार पर फैसले लेना। ठीक है। या तर्क के आधार पर कानून बनाना। किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो ना करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। ठीक है। उसे बोलते हैं तर्क की सर्वोच्चता। तो लोग बिलीव करते थे तर्क की सर्वोच्चता में। ठीक है। और किसको क्रिटिसाइज करते थे, किसको रिजेक्ट करते थे? पैट्रियार्की थ्योरी और पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है। अब ये पैट्रियार्की थ्योरी हमारी वो वाली थ्योरी नहीं है जिसमें हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात करते हैं, नहीं। ठीक है। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से अलग थ्योरी है पैट्रियार्की। ये थ्योरी है स्टेट को लेकर। ठीक है। तो ये बात करती है, ये थ्योरी क्या बात करती है कि स्टेट एक्ट करेगा एज ए पेरेंट। ठीक है। और जो प्रजा होगी वो क्या होगी? वो होगी उनके बच्चे, उन पेरेंट के बच्चे। और स्टेट क्या करेगा? अपनी मर्जी से कानून बनाएगा, जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों के लिए कानून बनाते हैं। और फिर वो बात करते हैं पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म की। ठीक है। और इसको भी वो क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म बात करता है कि उस टाइम पर जो राजा हुआ करते थे, ठीक है, उनको देवीय सिद्धांत द्वारा उत्पन्न राजा माना जाता था, जिसने परमेश्वर ने, परमात्मा ने जिनको शक्ति दी थी कि तुम जो चाहो वो करो, जो रूल चाहो वो बनाओ, वो सभी मानेंगे। और पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म का मतलब हो जाता है कि जो राजा ने बोल दिया वही फाइनल है। चाहे राजा गलत बोल रहा है चाहे सही बोल रहा है, प्रजा उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती। तो लोग इन बातों का खंडन करता है। उसके बाद लोग बात करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी की, जिसमें वो लेबर एज ए सोर्स मानता है। अब लेबर एज ए सोर्स का मतलब, यहाँ पर लेबर का मतलब किसी और को लगाना ना होकर, यहाँ पर लेबर का मतलब है खुद की जो अ, हमारी मेंटल एबिलिटीज हैं, जो हमारी फिजिकल एबिलिटीज हैं, उनका यूज करके उनको यूटिलाइज करना। तो लेबर एज ए वैल्यू, सोर्स ऑफ वैल्यू एंड एंटाइटलमेंट। अब एंटाइटलमेंट का यहाँ पर क्या मतलब है? एंटाइटलमेंट का मतलब है कि जो लोग बात करते हैं किसकी? रिलीजियस स्टेबिलिटी की। ठीक है। वो बात करते हैं कि एक स्टेबल और एक डिजायरेबल सोसाइटी तब बनेगी, तब क्या होगा? तब समाज में धर्म के नाम पर लड़ाई बंद हो जाएगी।
ठीक है, और उन्हें उदारवाद का पिता तो जाना ही जाता है सबसे पहले। अब उदारवाद की जब बात आ गई है तो उदारवाद क्या होता है, ये तो हम लास्ट में डिस्कस कर ही लेंगे जब हम पूरा जोन लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उदारवाद हमारा क्या है, एक पॉलिटिकल थ्योरी का अलग से टॉपिक बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए लोग के बारे में जानते हैं। लोग क्या मानते हैं, लोग बिलीव करते हैं तर्क की सर्वोच्चता में, और किसको क्रिटिसाइज करते हैं, पेट्रियार्की को और पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म को। ठीक है, तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड एज फादर ऑफ द एनलाइटमेंट। जैसा हमने बात किया कि उनको फादर ऑफ एनलाइटमेंट का भी दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, हालांकि ये जो दर्जा है ये कईयों को मिला हुआ है। मतलब अगर फादर ऑफ एनलाइटमेंट आ जाए और उसमें मैकावली का नाम आ जाए, ठीक है, तो उसमें हम मैकावली को टिक करेंगे, अगर जॉन लोक का नाम नहीं आता है तो। क्योंकि जिन्होंने भी जिन्होंने भी जनता जनता के लिए या वहाँ उन लोगों के लिए कुछ ऐसी बात कही, जनता को जगाने का काम किया अपने पॉलिटिकल आइडियाज के थ्रू, उन्हें एनलाइटमेंट की इंस्पिरेशन मान लिया गया। ठीक, तो अब उन्हें क्यों फादर ऑफ एनलाइटमेंट बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने टॉलरेशन की का कॉन्सेप्ट दिया था। टॉलरेशन इन इंटेलेक्चुअल एंड रिलीजियस मैटर, जिसकी वजह से क्या होगी, एक मोस्ट डिजायरेबल एंड स्टेबल सोसाइटी का निर्माण हो पाएगा। चलिए इसे थोड़ा और पढ़ते हैं आगे, धीरे धीरे करके सारी चीजों को पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। He sought to justify the glorious revolution of 1688 in England, which was a bloodless revolution. An absolute monarchy in England was replaced by a constitutional monarchy. अब इसका सिंपल का सा मतलब क्या है, कि जैसे होप्स ने इंग्लैंड में सिविल वॉर देखा। जब होप्स ने इंग्लैंड में सिविल वॉर देखा तो उन्होंने काफी सारी बातें की ह्यूमन नेचर को लेके। जब उन्होंने देखा कि लोगों ने जेम्स प्रथम को मार दिया, ठीक है, उसे गद्दी से उतार के, तो थॉमस होब्स के कुछ पॉलिटिकल व्यूज बन गए किसको लेकर, ह्यूमन को लेकर, कि जो मानव है, मानव स्वभाव से लालची होता है। ठीक है, वो अपने फायदे के लिए अपने राजा को भी मार सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है, कपटी होता है। ठीक है, तो वो सारी नेगेटिव बात करते हैं होप्स, और फिर वो बात करते हैं किसकी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, नेचर ऑफ लॉ की। लेकिन लोग बिल्कुल अपोजिट है, और उसका भी रीजन है कि इन्होंने 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन देखा, जो एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन था, जिसमें राजतंत्र को संवैधानिक राजतंत्र के रूप में बदल दिया गया था, मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में बदल दिया गया था, और कोई खून खराबा नहीं था। तो यहाँ से जॉन लॉक के जो व्यूज थे ह्यूमन के लिए, वो पॉजिटिव बन गए। ठीक है, तो जॉन लॉक क्या बात करता है ह्यूमन नेचर के बारे में, जॉन लॉक बात करता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो रैशनल है। ठीक है, वो तर्क, वो उसके पास रीजन है, वो विवेकशील है। ठीक है, वो स्वभाव से अच्छा है, वो शांति पूरक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होप्स जो लोग हैं वो बात करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं उसकी कुछ मुख्य कार्यों के बारे में, या मुख्य जो उन्होंने लेख लिखे या बुक्स लिखी उनको लेके। तो सबसे पहले वो बुक लिखते हैं ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, जो कि 1689 में पब्लिश हुई थी। वो he argued against the uniformist position, as he believed that it is not policy of religious uniformity but religious toleration that leads to civil peace। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे इंडिया में धर्म के नाम पर लड़ाई चलती है, तो उस टाइम पर इंग्लैंड में जो यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियोज में बताया कि यूरोपियन कंट्रीज का तो हमसे भी बुरा हाल था। यूरोपियन कंट्रीज तो धीरे 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 करके उन्होंने ग्रो करना शुरू किया। जो आज बात मारती है हम पे, वो हमसे कभी पीछे हुआ करती थी। ठीक है, तो उस टाइम पर जब इंग्लैंड में भी क्या चल रही थी, धर्म के नाम पर लड़ाई चलती थी। तो जॉन लोग बोलते हैं कि एक ही धर्म मतलब फैला दो, एक ही धर्म के बारे में बात करो, एक ही धर्म को सुपीरियर दिखाओ। ठीक है, एक ही धर्म के मतलब लोगों को बोलो कि यही अपनाओ, वो गलत है। तो ये किसको, रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी को ये गलत मानते हैं। ये मानते हैं कि सभी धर्म, हम जो भी लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, सभी धर्मों के लोगों के अंदर एक दूसरे के धर्म के प्रति एक पेशेंस होना चाहिए।
एक टोलरेशन पावर होनी चाहिए। जिस तरह से हम अपने धर्म की इज्जत करते हैं, दूसरे के धर्म की भी इज्जत कर पाए। जिस तरह से हम अपने कस्टम्स को फॉलो करते हैं, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, तो हमारे अंदर इतनी टोलरेशन पावर होनी चाहिए कि हम सामने वाले को भी देख लें वो करते हुए। ठीक है। तो ये बात जॉन लॉक करते हैं, इसलिए उन्हें फादर ऑफ एनलाइटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी जो थिंकर है, जो जनता को जगाने का काम करता है, हम उन्हीं एनलाइटमेंट से उन्हें रिलेट करने लग जाते हैं, प्रबोधन से उन्हें रिलेट करने लग जाते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जो कि इनकी 1689 में ही पब्लिश मानी जाती है, हुई थी, और एक पब्लिश हुई थी 1704 में। जो पहली जो ट्रीटी थी, जिसमें पहली ट्रीटी में इन्होंने क्रिटिसाइज किया था फिल्मर्स की थ्योरी को। ठीक है। और सेकंड ट्रीटी में इन्होंने एक्सप्लेन किया था ट्रू एंड ओरिजिनल एक्सटेंट एंड एंड ऑफ सिविल गवर्नमेंट। तो इनमें क्या क्या था, ये यूजीसी नेट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और हो सकता है इस बार भी पूछ ले। तो इस पॉइंट को याद कर लो कि फिल्मर्स थ्योरी को कौन सी बुक में क्रिटिसाइज किया था और किस में क्या। तो पहली जो ट्रीटी थी उसमें क्रिटिसाइज किया था फिल्मर्स थ्योरी को, और सेकंड ट्रीटी में एंड ऑफ सिविल गवर्नमेंट की इन्होंने बात की थी। तो ये क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने स्टार मार्क भी कर दिया है कि दोनों बुकों में क्या था, ये हमें पता होना चाहिए। अब फिल्मर्स थ्योरी क्या थी वो हम आगे डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम इसके नेक्स्ट वर्क पर चलते हैं, जो है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जिसमें वो मानव व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। जिसमें वो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, मानव को समझने पर जोर देते हैं। ठीक है। मानव व्यवहार कैसा होना चाहिए वो लिखते हैं। ठीक है, कैसा होता है वो लिखते हैं। तो ये सारी, इसमें जो सारे कॉन्सेप्ट है वो है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, इसलिए बोला गया है ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। ये हमारी 1690 में पब्लिश हुई थी। और उसके बाद आती है हमारे सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, जो कि 1693 में पब्लिश हुई थी। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि एक इंग्लिश फिलोसफर द्वारा लिखी गई काफी महत्वपूर्ण बुक थी, जो एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स पर बात करती है। ठीक है। स्पेशली उस टाइम पीरियड की 1693 में जब लिखी थी, ये जो हमारी 17th सेंचुरी चल रही थी, उस टाइम पीरियड की ये सबसे पढ़ी जाने वाली या लिखी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक थी। ठीक है। और उसके बाद ये बात करते हैं अगली बुक की, जो कि है रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म की तर्कशीलता। ये इन्होंने 1695 में लिखी थी। और फिर उसके बाद आते हैं ऑफ द कंडक्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, जिसमें ये बच्चों को बताते हैं कि बच्चों को एजुकेट कैसे करना है। ठीक है, उसके बारे में ये बात करते हैं। तो अब इसको बुकों को याद करने की ट्रिक क्या है। मैं तो एक बुकों को याद करने के लिए हर थिंकर की मैंने एक स्टोरी बना रखी है। इस थिंकर की भी मैंने क्या स्टोरी बना रखी है कि एक लेटर लिखा गया टॉलरेशन कंसर्निंग को लेकर। ठीक है। उस लेटर को पढ़ के गवर्नमेंट ने टू ट्रीटीज बनाई, जिन्हें बोला गया टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। पहली ट्रीटी में बात की गई कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की, कि ह्यूमन को समझो। और दूसरी ट्रीटी में बात की गई किसकी, एजुकेशन की, उनको समझो और एजुकेट करो। जब वो समझ जाएंगे और एजुकेट हो जाएंगे, फिर बात आती है धर्म की, और धर्म कौन सा था इंग्लैंड में उस टाइम पर, क्रिश्चियनिटी। तो एक बुक हो गई कौन सी, ईसाई धर्म की तरकशीलता, रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। और जब धर्म की भी उन्हें नॉलेज आ जाएगी, उसके बाद एक्चुअल वे टू लर्न, है ना, मतलब पढ़ने का सही ढंग, जो कि ऑन द कंसर्निंग एजुकेशन में वो बात करते हैं, जो कि उनकी लास्ट बुक है। तो स्टोरी क्या बन गई कि एक लेटर लिखा गया कंसर्निंग के, मतलब टॉलरेशन कंसर्निंग को लेके गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने उसे पढ़ा और गवर्नमेंट ने दो ट्रीटी बना दी। पहली ट्रीटी में बात की गवर्नमेंट ने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की, और दूसरी में ह्यूमन एजुकेशन की। ठीक है। और जब ह्यूमन एजुकेट हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, वो धर्म को समझेगा। धर्म कौन सा था उस टाइम पर, धर्म था क्रिश्चियनिटी। तो रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी हो गई, ईसाई धर्म की तरफशीलता। और फिर हमारी लास्ट, जब इंसान को धर्म की नॉलेज हो जाती है, तो अब बच्चों को कैसे वो उसके बारे में सिखाए।
तो ये मेन मुद्दा था। तो ऑन द कंसर्निंग एजुकेशन ये हमारी लास्ट में लिखी गई। तो इस तरह से हम सारी बुक्स को क्या है, सीरीज वाइज याद कर सकते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं इनका। अगला कॉन्सेप्ट था इनका पैटर्नल अथॉरिटी एंड पॉलिटिकल पावर। यानी जिस हम पैट्रियार्की की बात कर रहे थे, उसी पैट्रियार्की की बात करते हैं इसमें। ठीक है, और पॉलिटिकल पावर क्या थी वो चीज समझते हैं। ठीक है, तो जो पीटर लेस्लेट है ये बेसिकली बोलते हैं कि जॉन लॉक ने सबसे पहले सेकंड ट्रीटी लिखी और उसके बाद में लिखी फर्स्ट ट्रीटी। ठीक है, और फर्स्ट ट्रीटी में उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया किसको, फिल्मर को, फिल्मर थ्योरी को। अब फिल्मर क्या बोलते हैं, फिल्मर थ्योरी क्या बोलती है, फिल्मर थ्योरी थ्योरी बोलती है कि जो उस टाइम पर कॉन्टेम्परेरी किंग्स थे, समकालीन राजा थे। समकालीन का मतलब जो उस टाइम पर जॉन लॉक के समकालीन की बात होगी, जिस टाइम पर जॉन लॉक थे। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में जो राजा राजा थे, तो वो कैसे थे, तो उनके बारे में फिल्मर का सिद्धांत था। तो वो क्या बोलते थे, वो बात करते थे कि जो एब्सोल्यूट पावर की बात करते थे फिल्मर, कि इन्हें पैतृक विरासत के रूप में उचित ठहराया जाए, क्योंकि परमेश्वर ने अपना अधिकार दिया है इन्हें, परमेश्वर ने राजा को अपनी जगह बनाया, बताया, मतलब बनाया है। तो वो पहला राजा होगा और पहला पिता भी होगा। ठीक है, सभी मानव जाति का पिता होगा वो। और वो जो फैसला लेगा वही अंतिम फैसला होगा, उस फैसले को लेकर कोई उससे सवाल नहीं कर सकता। उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट पावर या एब्सोल्यूट पॉलिटिकल अथॉरिटी। ठीक है, तो इस जो विचारधारा थी, पितरस्तात्मक सत्ता का जो कॉन्सेप्ट था, लोक ने उसे क्रिटिसाइज किया। फिल्मर बोलते हैं कि पुरुष तो जन्म से ही स्वतंत्र नहीं होता, जन्म जन्म से ही माता पिता के वो अधीन होता है। तो किस तरह की स्वतंत्रता, इसी तरीके से जन्म के बाद जैसे माता पिता के अधीन बच्चा होता है, उसी प्रकार वो राज्य को मानते हैं कि जो प्रजा है वो भी राज्य की बच्चे हैं, वो भी राज्य के। और राज्य बच्चों के लिए क्या फैसला सही है क्या गलत है, वो राज्य देखेगा, और बच्चे उसको रिलेटेड उसको लेके क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये था इनका पैट्रियार्की और पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म का कॉन्सेप्ट। लेकिन अब लोग आते हैं, लोग तो आके तर्क की बात करेंगे। तो लोग तर्क की बात करते हैं। ठीक है, तो लोग क्या बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि जो ये पैतृक सत्ता और राजनीतिक सत्ता का आधार आधार है, ये सही नहीं है, कि परमेश्वर ने बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो डिवाइन थ्योरी को तो ये निग्लेक्ट करते हैं, तभी तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आती है। लेकिन वो रीजन देके करते हैं, और बातों में दम भी है इनकी में। ये बोलते हैं कि एक एज के बाद तो जो बच्चा होता है, जो आप बात बोल रहे हो, जो फिल्मर ने बात बोली थी कि जैसे बच्चे माता पिता के अधीन होते हैं, तो लोग बोलता है कि एक एज के बाद तो बच्चे के अंदर भी तर्क आ जाता है, तर्कशीलता आ जाती है। तो जिस टाइम पर बच्चे के अंदर तर्कशीलता आ जाती है, वो क्वेश्चन करना शुरू कर देता है पेरेंट्स से, ना कि वो खाली पेरेंट्स की आज्ञा मानता है। ठीक है, चाइल्ड बिकम्स रेशनल एट सर्टेन एज एंड द फादर डिमांड हिज ओबिडियंस फॉर द सेक ऑफ चाइल्ड्स ओन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो एक टाइम पर तो बच्चे के अंदर भी तर्कशीलता आ जाती है, वो सवाल करने शुरू कर देता है। उसके बाद पेरेंट्स भी उनसे क्या करने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि बताओ बेटा क्या सही है तुम्हारे लिए, जैसे हमसे पूछते हैं पेरेंट्स बड़ा होने के बाद, बेटा क्या करना है। तो जॉन लोग वही बात बोलता है फिल्मर्स थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए। ठीक है, जॉन लॉक और क्या बोलता है, जॉन लॉक बोलता है कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो एक मतलब वो एक्सरसाइज की जा सकती है इक्वल्स में, यानी जो राजनीतिक हमारे अधिकार है वो बराबरी वाले लोगों पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और वो सहमति पर आधारित होते हैं। इसका मतलब क्या है, कि मान लो ये सीधे सीधा बात करता है कि मैं किसी की बात क्यों मानूं। ठीक है, मैं मानूंगा तो अपने कॉन्सेंट से मानूंगा। जब मतलब जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करता है, और जब ये बताता है कि पहले सारे लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होके राज्य बनाते हैं, अपनी कॉन्सेंट से राज्य बनाते हैं कि आप हमारे लिए काम करो। ठीक है, तो वही ये बात बोलता है। लोग का मानना था कि राजनीतिक अधिकार बराबरी वाले लोगों पर प्रयोग किया जाता है और एक सहमति पर आधारित होता है। ठीक है, जो पैतृक सत्ता का बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट था। तो अब आगे बात करते हैं। आगे पॉलिटिकल पावर को जो जोन लोग है वो तीन भागों में बांटते हैं, कि जो राजनीतिक पावर है वो तीन तरह से होनी चाहिए। पहले लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं, जिसमें वो बात करते हैं कि इसकी लॉज बनाने की, रेगुलेट करने की, रेगुलेटिंग का मतलब
विनियमन करने की, कंट्रोल करने की। द लाइव्स एंड एक्टिविटीज ऑफ पोजेशंस ऑफ सब्जेक्ट, यानी प्रजा की जो आम जिंदगी है उससे रिलेटेड कानून बनाने की, ठीक है। और कानून संरक्षण की जो मतलब बात की गई है वो की गई है लेजिस्लेटिव पावर में, विधायी शक्ति में, ठीक है। यह संरक्षण और संरक्षण के लिए कानून बनाने की शक्ति है, जीवन की गतिविधियों और संपत्तियों को विनियमित करने की शक्ति। उसके बाद बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की, जिसमें ये बात करते हैं कि जो बल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है लॉज को इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। यानी लॉज की जो इम्प्लीमेंटेशन है एग्जीक्यूटिव बल का प्रयोग करके भी की जा सकती है। उसके बाद ये बात करते हैं फेडरेटिव पावर की, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, वो बल भी होना चाहिए तो वो बल भी सही हो। ऐसा ना हो सबके लिए किसी संतरता को छीन रहा है, या मतलब जो लोगों और लोगों के लिए बोल रहे हैं गलत है। मतलब गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सरकार मनमानी करेगी, नहीं, सरकार मनमानी नहीं करेगी, बल्कि जो उसे पावर मिली है उसी के तहत वो क्या कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। तीसरी आती है हमारी फेडरेटिव पावर, संगठनात्मक शक्ति। यह रक्षा करने के लिए युद्ध छेड़ने की शक्ति है, यानी ये हमें क्या अलाउ करती है कि हम, अब जैसे जो हमारे बेसिक जो हमारे राइट है जो नेचर ने हमें दी है, अगर उनकी उन पर बात आए, ठीक है, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बात आए, तो दूसरे राज्यों के साथ भी युद्ध किया जा सकता है, ठीक है। तो पैतृक शक्ति के विपरीत यदि सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहती है, तो क्या है, सरकार को बदला भी जा सकता है। सरकार बदली जाएगी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम बदल दिया जाएगा। जिस प्रकार होप्स है, होप्स क्या बात करते हैं, होप्स रेवोल्यूशनरीज को अच्छा नहीं मानते, क्रांतिकारियों को अच्छा नहीं मानते, ठीक है। तो इसलिए वो बात करते हैं एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की, जो प्योर एब्सोल्यूट मोनार्क होगी, ठीक है। लेकिन लोग बिल्कुल अपोजिट, लोग क्या बात करते हैं कि अगर कोई काम ही नहीं करेगा प्रजा के लिए, प्रजा के हितों के लिए, और जो सरकार के दायित्व है उनको नहीं निभाएगा तो उन्हें बदल दो। तो ये बात करते हैं हमारे जोन लोग। अब आगे बात करते हैं, आगे जोन लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को मतलब मानते हैं, ठीक है। उन्हें उन्हें लेजिट बनाते हैं पॉलिटिकल अथॉरिटी को, और बताते हैं कि वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो लोगों की सहमति से बना है, ठीक है, वो लोगों की सहमति से बना है। लोगों ने सामाजिक अनुबंध की तकनीक को समझने के लिए वैध राजनीतिक अधिकार और इसके लोगों की सहमति से प्राप्त किया गया था। अपनी स्वतंत्रता का उल्लंघन और कटौती करने की शक्ति, यानी जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, तो जैसे पहले क्या था ना कि पहले तो होप्स है, होप स्टेट ऑफ नेचर को लेके क्या बात करता है, होप्स बोलता है कि मानव ना पहले मस्त रहता था, मतलब मानव किसी से लड़ता नहीं था, किसी से झगड़ता नहीं था, वो बढ़िया नेचर ने कुछ लॉज बना रखे थे जिनको वो फॉलो करता था, ठीक है, और आपस में भाईचारे से रहता था, ठीक है। तो कोई लड़ाई दंगे, कोई ऐसे दिक्कत वाली बातें नहीं थी। लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे धूर्त लोग होते हैं जिनको क्या है, जिनको संभालने के लिए हमें एक सरकार की और एक समाज की जरूरत पड़ती है। उसके लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की जानी थी, ठीक है। जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की, सामाजिक अनुबंध की ये बात करते हैं, तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जिस तरीके से हमें एब्सोल्यूट लिबर्टी हुआ करती थी उसमें, नेचर मतलब नेचर में स्टेट बनने से पहले, उसमें थोड़ी कटौती होगी। अब उस पर हमारे ऊपर कोई आ गया है, हमारे ऊपर देख रेख करने वाला कोई आ गया है, तो ये बात करते हैं। तो सबसे पहले सारे एकजुट होके ये एक कॉन्सेंट करेंगे, ठीक है, उसी के तहत सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं वही स्टेट ऑफ नेचर की, कि स्टेट ऑफ नेचर कैसा था, जो अभी अभी मैंने बात की बताई, कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा को समझाने के लिए लोग ने प्रकृति की स्थिति और सामाजिक अनुबंध की अवधारणा का उपयोग किया है, ठीक है। लोग का जो स्टेट ऑफ नेचर है, लोग का प्रकृति की स्थिति में पूर्ण संतरता और समानता की स्थिति थी। यानी वही बात है कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए लोग ने प्रकृति की स्थिति को समझाया है। तो पहले कैसी थी, वहां पर पीस थी, गुडविल थी, लोगों के अंदर म्यूचुअल असिस्टेंट की भावना थी, ठीक है, संरक्षण की भावना थी, ऐसी थी। फिर हुआ क्या, उन्होंने संतरता और लाइसेंस के बीच में अंतर किया। यानी ये क्या बात बोलते हैं, ये बात करते हैं लिबर्टी एंड लाइसेंस की, बेसिकली। अब जैसे लिबर्टी की क्या बात करते हैं, लिबर्टी तो हो गई जैसे आपको कुछ भी करने की आजादी है, ठीक है, वो तो हो गई लिबर्टी, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर इंडिया की बात करें, तो
अब मान लो हर कोई गन नहीं रख सकता, अगर किसी को गन रखनी है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, सरकार की आज्ञा लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो वही वो हो गया लाइसेंस। और लिबर्टी क्या हो गई कि अपनी मर्जी से हम गन लेके घूम रहे हैं, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है। तो जोन लोग लिबर्टी और लाइसेंस में फर्क करते हैं। ठीक है। रीजन इज द लॉ दैट टीच ऑल आर इक्वल। जो तर्क है वो एक कानून है जो हमें सिखाता है कि हम सब बराबर हैं और हम स्वतंत्र हैं। ठीक है। एंड नो वन ought टू हार्म अदर लाइफ हेल्थ लिबर्टी एंड पोजेशन। और किसी को दूसरे की जो जिंदगी के साथ जिंदगी को नुकसान पहुंचाना, किसी की प्रॉपर्टी छीनना या किसी की संतरता को छीनना ये अलाउ नहीं करता है। ठीक है। थस इट इज द स्टेट ऑफ लिबर्टी, नॉट अ स्टेट ऑफ लाइसेंस। तो ये क्या थी? स्टेट ऑफ लिबर्टी थी, कोई स्टेट ऑफ लाइसेंस नहीं था। यानी हमें नेचर ऑफ लॉ था ना, उससे हमें मतलब परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। ये बस कुछ लोग ऐसे ही बने हुए थे, हम किसी की संतरता छीन नहीं सकते, कोई हमारी नहीं छीन सकता। ठीक है। तो लेकिन स्टेट आने के बाद क्या हो जाता है, स्टेट को एक लाइसेंस जैसे, मतलब जैसे स्टेट ने जो बात बोल दी, अब मान लो स्टेट ने बोल दी कि गन रखना क्राइम है, तो क्राइम माना जाए। तो ऐसी बातें हुई। इसी बात को लेके आगे जो लोग बात करते हैं लिबर्टी और लाइसेंस की। However, there are few individuals who, in order to pursue their self-interest, set aside the rules of मोरेलिटी। तो ये बात करते हैं, पहले सही था, पहले लिबर्टी थी, लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है। लेकिन वही बात, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने निजी हितों को आगे बढ़ाने के लिए नैतिकता के नियमों को तरफदार कर देते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है, किसी की संतरता छीन लेते हैं। तो उन लोगों के लिए न्याय करने के लिए हमें क्या था, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी की जरूरत पड़ी, जो हमें स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकल कर मिलेगी। ठीक है। तो जस्टिस सिक्योर जस्टिस, जस्टिस को सिक्योर करने के लिए। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। इसी जस्टिस को सिक्योर करने के लिए जो मैन अबंडेंट स्टेट ऑफ नेचर, जो मैं मानव था, उसने स्टेट ऑफ नेचर को छोड़ दिया और वो सिविल और पॉलिटिकल सोसाइटी में एंटर कर गया बाय कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट में उसने कुछ अपने राइट्स को सरेंडर किया। लेकिन उनके पास ऐसा नहीं उन्होंने पूरी तरीके से कर दिया, उनके पास राइट थे। राइट टू लाइफ था, लिबर्टी थी, प्रॉपर्टी थी, सारे राइट्स थे। बस थोड़े थोड़े लिमिट हो गए थे। ठीक है। अब बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से कैसे हुआ पूरी तरीके से समझते हैं। लोकियन सामाजिक अनुबंध में समाज और राज्य दोनों बनाए गए। ठीक है। यानी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी के थ्रू समाज बना। क्योंकि जब पहले तो सारे लोग इकट्ठे हुए, सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं तभी समाज बनता है। और उस समाज से क्या बना? उस समाज से बना राज्य। ठीक है। पहले समाज का निर्माण हुआ और फिर सरकार की स्थापना हुई, फिर ऐसे करके राज्य अस्तित्व में आ गया। दूसरी सरकार प्रतिस्थापित, और ये बोलता है कि जो सरकार है वही है, अगर मतलब सही से काम नहीं की तो अनदर गवर्नमेंट को हम रिप्लेस रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसेबल है ये। ही प्लेस द गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल ऑफ सोसाइटी एंड sought टू डिफाइन द नेचर ऑफ गवर्नमेंट एज ए ट्रस्ट इज बाउंड टू एक्ट विद इन द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये जो बात करता है ना, ये बोलता है कि जो गवर्नमेंट है ना वो सोसाइटी के कंट्रोल में है। ठीक है। सिंपल सी बात बताऊं तो ये बात करता है, जिस तरह से हम सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं ना, तो स्टेट का बस रोल एज ए सिक्योरिटी गार्ड रहेगा। और उसे भी हम देखते रहेंगे कि वो अपना काम सही से कर तो रहा है या नहीं। जिस तरीके से नाइट में सिक्योरिटी गार्ड कई बार सो जाता है और हमारी किसी की आंख खुली है तो हम देख लेते हैं कि सो तो नहीं गया। तो इसी तरीके से हम भी सरकार पर नजर रखेंगे, अगर सरकार अपना ढंग से काम नहीं कर रही होगी तो हम क्या करेंगे, सरकार को रिप्लेस कर देंगे। तो वही बात बोलता है कि गवर्नमेंट पर एक भरोसा करके हमने गवर्नमेंट को बनाया है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने दायित्वों को निभाएगी। ठीक है। तो यही बात जॉन लॉक करता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम गवर्नमेंट इज क्रिएटेड टू जज एंड पुनिश द ऑफेंडर्स। तो सरकार का निर्माण क्यों हुआ है? ताकि अब जैसे उस टाइम पर क्या था ना कि जॉन लॉक एक बात में बहुत गहरे तरीके से विश्वास करता है कि जो भी, अगर दो लोगों का अगर झगड़ा हो जाता है तो दो लोगों के झगड़े में वो अपना फैसला खुद नहीं करेंगे। उनके लिए एक अथॉरिटी होगी, जो जिस अथॉरिटी की वो बात मानेंगे, जो अथॉरिटी उन्हें पुनिश कर सकेगी। ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट का निर्माण होता है। जज एंड पनिश द ऑफेंडर्स ऑफ नेचुरल लॉज। जो भी हमारे नेचुरल लॉज है, उनको जो ऑफेंड करते हैं, उनको जो तोड़ते हैं, उनके लिए जज और पनिशमेंट देने के लिए हमें एक गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी। इट मस्ट गवर्न विद द कंसेंट ऑफ पीपल एंड इट इज क्रिएटेड बाय द विल ऑफ पीपल मोस्टली इम्पोर्टेंटली ही रिकॉग्नाइज्ड द पीपल राइट ऑफ रेवोल्यूशन।
तो वही बात बार बार घुमा फिरा के बोल रहे हैं कि वो गवर्नमेंट है वो कॉन्सेंट से बनेगी और लोगों की इच्छा से बनेगी, विल ऑफ पीपल से बनेगी। ठीक है। और मोस्ट स्पेशली कि जो लोग हैं उनको रेवोल्यूशन का राइट होगा। ठीक है, रेवोल्यूशन करके वो बदल सकते हैं। लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट क्रिएट एनी एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड सोवरेन लाइक द स्टेट ऑफ होप्स। जैसे अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि जो थॉमस होब्स थे वो तो एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करते हैं, ऐसे राजा की बात करते हैं जिसके खिलाफ षड्यंत्रकारी षड्यंत्र ना रच सके, रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशन ना कर सके। तो वो होप्स बात करते हैं, लेकिन लोग सीधे साधे आदमी है, लोग अच्छी बातें करते हैं, लोग का मानना है सरकार लोगों के लिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। ठीक है। Locke contract once made is irreversible. According to him, a person who signs the contract can never again be the liberty of state of nature. यानी जो लॉ है, मतलब लॉ ऑफ नेचर है। लॉ ऑफ नेचर का मतलब जो स्टेट बनने से पहले नेचर थे, उनमें अगर कोई पर्सन चाहे जाना दोबारा तो वो नहीं जा सकता। एक बार अगर उसने कॉन्सेंट पर साइन कर दिया तो फिर वो कभी भी उसे उतनी आज़ादी या उस तरीके की आज़ादी नहीं मिलेगी जो उसे प्रकृति दे रही थी। ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये क्या था? ये कॉन्ट्रैक्ट इरिवोकेबल था। ठीक है, जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है। अब फटाफट बात कर लेते हैं राइट टू प्रॉपर्टी की। इन हिज पॉलिटिकल फिलोसफी द थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी इज an important one in which he dismissed Filmer's argument that God had given the earth and its fruit to Adam and his heirs exclusively। तो वही बात है, इसमें भी जो फिल्मर बात करता है कि मतलब कुछ लोगों को ही भगवान ने, जैसे एडम को, और जो एडम के जो और अब जनरेशन थी उसको अधिकार दिया है अर्थ पर, और जो अर्थ पर चीजें जो रिसोर्सेज हैं उनका। लेकिन जो जॉन लॉक है वो इस बात को भी क्रिटिसाइज करता है। ठीक है। तो जॉन लोक इस बात को भी क्रिटिसाइज करता है। जॉन लोक का मानना है कि हर इंसान के अंदर अपनी फिजिकल कैपे और मेंटल कैपेबिलिटीज है। द कैपेबिलिटीज ऑफ लेबर डिस्टिंग्विश प्राइवेटली ओन फ्रॉम व्हाट वाज कॉमनली ओन। ठीक है। मतलब मान के चल लो, जॉन लोक क्या बात करता है, जॉन लोक बात करता है कि मान के चल लो एक पेड़ है, उस पेड़ पर मान के चल लेते हैं अमरूद लग रहे हैं। ठीक है। तो एक रिसोर्स है, एक पेड़ है, उसके ऊपर अमरूद लग रहे हैं। तो जॉन लोग जो बात करता है कि अमरूद सारे तोड़ कर खा लो, अपना अपना पेट भर लो। ठीक है। लेकिन कोई दिमाग लड़ाएगा कि यार ये अमरूद है, इन अमरूदों को क्यों ना मैं तोड़ लूं सारों को एक बार और तोड़ के बेचने लग जाऊं। तो वो जब अपनी मेंटल कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी और जो अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी का यूज करके जो प्रॉपर्टी ओन करेगा वो उसकी खुद की होगी। ठीक है। तो उसे ही वो क्या बोलता है, अपने लेबर से कमाई हुई और अपनी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज से कमाई हुई प्रॉपर्टी बोलता है। तो लोग क्या है, लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग का मानना था कि राइट टू प्रॉपर्टी हमें नेचर ने दिया है। ठीक है। अब इसके लिए भी उसने कई लिमिटेशन लगा रखी थी कि भाई लिमिटेशन क्या क्या होगी। ठीक है। तो वो बात करता है एक व्यक्ति केवल उतनी ही संपत्ति को लेगा जितना कि वह उपयोग कर सके। पहली सिचुएशन ये थी कि एक व्यक्ति उतनी प्रॉपर्टी ले जितना कि वो यूज कर सके। दूसरी क्या थी कि एक व्यक्ति को दूसरों के लिए उतना ही अच्छा छोड़ना चाहिए। ठीक है, यानी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है अपना अपना भर ले, दूसरों को उसके लिए इतना छोड़ देना चाहिए जो दूसरों के लिए पर्याप्त हो। दूसरी बात ये बोलता है। और तीसरी बात क्या बोलता है, एक व्यक्ति का केवल उस संपत्ति पर अधिकार होता है जो उसने खुद अर्जित किया है, अपने शरीर से, अपने परिश्रम से, अपने दिमाग से। ठीक है। तो वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो तीन बातें कौन कौन सी बोली? सबसे पहली तो बोली कि मतलब पहली लिमिटेशन तो लगा दी कि एक व्यक्ति को उतनी ही संपत्ति का लेनी चाहिए जिसका वो उपयोग कर सके। ठीक है, मान लो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे अमरूद थे, अब अमरूद किसी के मन में लालच आ गया कि एक साथ तोड़ लूं। ठीक है, उसने अमरूद तोड़ लिए 2-3 दिन के, एक दिन खाए वो 2-3 दिन खराब हो गए, तो उनका कोई फायदा नहीं है। तो इंडिविजुअल को उतना ही लेना चाहिए जितना वो यूज कर सके। ठीक है। दूसरी बात क्या बोलता है कि उसे इतना दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए जितना कि दूसरों के लिए पर्याप्त हो। ठीक है। तीसरी वो बात बोलता है, अगर किसी के अंदर मतलब मानसिक और शारीरिक एबिलिटीज है तो वो अपना ये जो दो कंडीशन है, ये जब सेटिस्फाई हो जाए तीसरी कंडीशन से, मान लो अमरूद है, अमरूद का सीजन जाने वाला है, या अमरूद पे अमरूद ज्यादा पक गए हैं अमरूद के पेड़ पे, तो उन अमरूदों को तोड़े और तोड़ के बेच दे, और उस बेच के जो पैसा अर्जित करे उसे वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। तो ये तीन बातें बोलता है जॉन लोग।
ठीक है, अब आगे बात करते हैं। उन्होंने माना कि संपत्ति का जो विनियोग है और कब्जा है, इन इनके लिए सीमित अधिकारों को धन की प्रकृति की कॉन्सेप्ट की शुरुआत के साथ अलग कर दिया गया था, क्योंकि संपत्ति धन के रूप में क्योंकि मतलब इसने बात बोली कि जो हमारे संपत्ति का विनियोग है, यानी जो हम सब संपत्ति जोड़ते हैं, जिस पर हम कब्जा करते हैं, इसके लिए क्या है, कुछ अधिकार थे जो सीमित किए गए थे। ठीक है, धन की प्रकृति का जो जो मनी होगा, जो उस मनी का जो कॉन्सेप्ट था नेचर में, उसको पहले ही अलग कर दिया गया था। ठीक है, धन के रूप में पहले ही मतलब जो कॉन्सेप्ट था नेचर ने वो ऐसा बना रखा है, जो ये तीन सिचुएशन है ना, ये पहले ही नेचर ने बना रखी है। ठीक है, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि संपत्ति सरकार से पहले है। ये वो क्या मानते हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सरकार से पहले है, और उस प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो रक्षा करना वही सरकार का काम है। ठीक है, और वो पहले क्योंकि प्राकृतिक कानून से हमें मिली है, प्राकृतिक अधिकार है, सरकार को तो हमने बाद में बनाया है, तो इसलिए संपत्ति सरकार से पहले है। ठीक है, और राज्य का काम क्या है, राज्य का काम ही क्या है, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की रक्षा, क्योंकि उसे बनाया है इसलिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सिविल और पॉलिटिकल सोसाइटी की। लोक ने प्रकृति की स्थिति में तीन असुविधाओं को सूचीबद्ध किया, यानी तीन ऐसी चीजें थी, तीन ऐसी असुविधा थी जिनको लोक ने सिविल सोसाइटी में कैटेगरी मतलब एक लिस्ट तैयार की, जिसमें तीन इनकन्वीनियंस की उन्होंने बात की। कौन कौन सी? सबसे पहले कि एक कानून की आवश्यकता। ठीक है, सोसाइटी में क्या है, एक एस्टेब्लिश्ड लॉ होना चाहिए। दूसरी चीज, एक निष्पक्ष और ज्ञात न्यायाधीश की आवश्यकता, फैसला सुनाने के लिए एक निष्पक्ष जज होना चाहिए। ठीक है, और उसे ज्ञान होना चाहिए। तीसरी चीज, नीड ऑफ ए पावर टू बैक एंड सपोर्ट द सेंटेंस व्हेन राइट टू गिव इट ड्यू टू एग्जीक्यूशन, यानी सही होने पर सजा का समर्थन करना, और उसके लिए उचित दंड देना, या जो भी मतलब आवश्यकता है कार्य अनुसार वो करने के लिए किसी आदमी के पास अथॉरिटी का होना। तो ये बोलता है कि पॉलिटिकल सोसाइटी में तीन चीजों की हमें जरूरत थी, तीन असुविधाएं थी हमें। तीन असुविधा क्या क्या थी? सबसे पहले कोई कानून नहीं था, तो कानून को बनाया जाना चाहिए, एस्टेब्लाइज्ड कानून होना चाहिए। दूसरी क्या थी कि कोई मतलब सारे लोग अपने फैसले खुद ही करने पे लगे रहते थे, कोई जज नहीं था, तो वो बोलता है कि जज होना चाहिए कोई जो क्या है, फैसले सुना सके। तीसरी बात क्या बोलता है कि जो फैसला सुनाया गया है उसके बैकअप के लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई पावर होनी चाहिए। ठीक है, जिसके तहत वो दंड दे सके, या जो भी कार्यवाही है उचित वो कर सके। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करता है, व्यक्ति सामाजिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करके एक नागरिक और एक राजनीतिक समाज की स्थापना करता है। ठीक है, इस नए समाज में के जो सदस्य होंगे उनके पास जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति के संरक्षण के लिए भी एक सरकार होगी, यानी उनके जीवन की रक्षा करेगी, जो राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी की जो अधिकार है, इनकी संरक्षण करने के लिए एक सरकार भी होगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट की लिमिट क्या क्या है? अब जैसे इन्होंने बात कर ली कि भाई सरकार होगी, तो अब सरकार की भी तो कुछ लिमिटेशन होगी। लोग ने कहा सरकार वैध नहीं है, और अगर यह व्यक्ति के मतलब पूरी तरीके से ये नहीं है, वैलिड नहीं है। ठीक है, अगर कब वैलिड नहीं है, अगर ये व्यक्ति की संपत्ति या जो भी उसे प्राकृतिक अधिकार मिले हैं उन पर हमला करती है, उन पर अतिक्रमण करती है, तो इसको उखाड़ फेंका जा सकता है। ठीक है, फिर इसकी कोई वैधता नहीं है, और उसकी जगह दूसरी सरकार ले आएंगे। तो लिमिटेशन क्या है कि प्राकृतिक अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं कर सकती। दूसरी, सरकार को लोगों की सहमति के बिना संपत्ति पर कर लगाने से भी रोकता है, यानी सरकार अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकती, लोगों की सहमति लेगी। ठीक है, उसके हिसाब से टैक्स लगाएगी। तो दूसरी लिमिट हो गई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, देखो। ठीक है कि लोग के अकॉर्डिंग सरकार की क्या क्या लिमिटेशन थी। तो अब तो बड़ा मजा आ रहा है सुनने में, समझ भी आ रही है चीजें, लेकिन हल्के में छोड़ मत देना, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट बीच में घुमा फिरा के दे देता है और उस टाइम पर ध्यान नहीं आता यार क्या था क्या था। तो इसलिए याद रख लो कि एक ये भी थी कि भाई जो सरकार है वो म्यूचुअल कंसेंट के बिना कर नहीं लगा सकती, लोगों की सहमति के बिना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। उन्होंने कहा राज्य को बदलने के लिए व्यक्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं।
नागरिक या राजनीतिक अधिकार के साथ साथ प्रकृति और समाज में विधायिका को सर्वोच्च शक्ति बनाना, लेकिन विधायिका भी प्रकृति के कानून के खिलाफ, यानी जो लेजिस्लेटिव होगी ना उसी का काम है कानून बनाना, वो सुप्रीम है, लेकिन वो भी प्रकृति के कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। ठीक है, तो विधायिका पर भी चार सीमाएं लगाती हैं कि विधायिका भी चार कानून फॉलो करेगी। कौन कौन से? स्थापित कानूनों के माध्यम से शासन, जो भी पहले लॉ बन गए उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करेगी, उन्हीं के अकॉर्डिंग शासन करेगी। और निष्पक्ष रूप से, ठीक है, निष्पक्ष रूप से शासन करेगी। कानूनों को लोगों की भलाई के लिए डिजाइन करेगी। जो भी कानून बनाएगी वो लोगों की भलाई के लिए होनी चाहिए। लोगों की सहमति के बिना संपत्ति कर पर वृद्धि नहीं कर सकती। और यह कानून बनाने की शक्ति किसी अन्य निकाय को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी कोई भी जो हमारा यह कानून बनाने की शक्ति है, ये हम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते कि इस पर कानून आप बना दो। लेजिस्लेटिव ही करेगी। तो चार लिमिटेशन कौन कौन सी है, ये भी बात याद रखने की आ गई भी, कि जो लॉ बना दिए उन्हीं के हिसाब से शासन करेगी, निष्पक्ष रूप से शासन करेगी। दूसरा, लोगों की भलाई के लिए कानून बनाएगी। तीसरा, लोगों की सहमति के बिना टैक्स नहीं बढ़ा सकती। चौथा, यह कानून बनाने की शक्ति है किसी अन्य निकाय को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। उसके बाद पॉलिटिकल ओब्लिगेशन की बात आती है, यानी सरकार के दायित्व। तो सरकार के दायित्व उस लोगों की शांति, सुरक्षा और सार्वजनिक भलाई के लिए होंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा व्यक्तियों ने सरकार को केवल शक्ति दिया जो प्रकृति की स्थिति में है, इससे अधिक नहीं। यानी सरकार बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो जो वो मनमानी शक्ति का मतलब इस्तेमाल नहीं कर सकती, जनता के लिए ही करेगी, यही सरकार का उद्देश्य है। व्यक्ति भी बिना शर्त के राजनीतिक दायित्व के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। ठीक है, यानी व्यक्ति अगर कोई भी राजनीतिक काम है उसमें व्यक्ति की कंसेंट जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अवसरों के आधार पर सरकार को वैध रूप में बदला या भंग किया जा सकता है। यानी सरकार को अगर जरूरत पड़े तो बदला जा सकता है, वही बात बार बार बात रिपीट हो रही है। ठीक है, जब इस तरह की कीमत या एक व्यक्ति कानूनों के स्थान पर अपनी मनमानी करे तब बदला जा सकता है। बदला कब कब जा सकता है? जब सरकार मनमानी करे। ठीक है, जब राजकुमार विधायिका और उनके लक्ष्यों को पीछे करने से रोके। ठीक है, यानी जब जो राजा है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को अपना काम करने से रोके, जब बदला जा सकता है। ठीक है, और कब बदला जा सकता है? जब राजकुमार मनमानी शक्ति द्वारा चुनाव या चुनाव के तरीके को बदल दे, मतलब बिना कंसेंट के, बिना सहमति के जब चुनाव के तरीके को बदल दिया जाए तब हम क्या कर सकते हैं, सरकार को बदल सकते हैं। और चौथा, राजकुमार या विधायिका द्वारा लोगों को विदेशी सत्ता, यानी मतलब एक तरीके से अपने राज्य को किसी दूसरे राज्य के हवाले कर दे, ऐसी सरकार को भी हम बदल देंगे। ठीक है, सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति ने कानूनों की उपेक्षा की, यानी जो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव पावर होगी ना, वो क्या कर सकती है, कानूनों को निगलेक्ट कर सकती है। अब सुप्रीम पावर किसके हाथ में है? लोगों के पास। ठीक है, लॉ ऑल्सो स्टार्टेड दैट पीपल कुड यूज फोर्स ओनली अगेंस्ट अनजस्ट एंड अनलॉफुल। ये भी बात आ जाती है भाई फिर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, कि ना अब लोग, अब जैसे सरकार को कुछ सब कुछ करने से रोक देंगे तो फिर सरकार का क्या काम? तो लोग बस उन्हीं चीजों से रोकेंगे जो गलत होगी, जो अनजस्ट होगी, और जो अनलॉफुल होगी, जो गैर कानूनी होगी। ठीक है, तो उन्हीं कामों को लोग केवल अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी सत्ता के खिलाफ ही बल का प्रयोग करेंगे, ना कि किसी के खिलाफ भी कर दे। ठीक है, अवज्ञा के अधिकार का प्रयोग बहुमत द्वारा किया जाएगा, ना कि एक व्यक्ति। मान लो अगर, अब मान लो एक राज्य है, उस राज्य के कुछ परसेंट लोग बोल दे, यानी 10% लोग सरकार से खुश नहीं है, तब कुछ नहीं होगा। एक बहुमत होना चाहिए जो सरकार से परेशान हो, तब ये सारी कार्रवाई होगी ऊपर। मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑलवेज विन। ठीक है, तो वही बात बोलता है। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन वही घुमा फिरा के राजनीतिक चिंतन के पूरे इतिहास में सबसे विवादास्पद और प्रभावशाली सिद्धांतकारों में एक थे। ठीक है, उनका मुख्य जोर संवैधानिक सहमति और सहनशीलता पर था। वे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अभिन्न अंग थे। लोक नागरिक समाज के सिद्धांत और एक ट्रस्ट के रूप में सरकार के कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं। यानी सरकार को वो एक ट्रस्ट की तरह मानते हैं। ठीक है, जो लोगों ने लोग लोग टैक्स देते हैं। ठीक है, टैक्स देके सरकार को क्या करते हैं, सरकार को की जो गतिविधियां हैं उनको मतलब करवाने में हेल्प करते हैं टैक्स देके, तो एक ट्रस्ट की तरह है सरकार। ठीक है, उसके बाद उन्होंने विद्रोह या क्रांति के अधिकार को देकर लोगों को सरकार
की जवाबदेही का अंतिम और अंतिम में दस्त बनाने की मांग की। यानी सरकार को अकाउंटेबल बना दिया। सरकार कोई भी लॉ बनाएगी उसके लिए अकाउंटेबल होगी, क्योंकि लोगों के पास पावर है सरकार बदलने की। अब उनके फेमस कोट देख लेते हैं। आई हैव ऑलवेज थॉट दैट एक्शन ऑफ मैन द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ देयर थॉट्स। ठीक है। यानी लोग का मानना था कि मानव के जो एक्शन है वो उसके विचारों के सबसे उसके विचारों के बारे में बताते हैं, है ना। तो कई बार हमारे एक्शंस, हम बोलते कुछ है, हमारे एक्शंस कुछ और होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब जो हम एक्शंस ले रहे हैं वो एक्शंस हम कैसे लेते हैं, वो एक्शंस लेते हैं हम हमारे दिमाग से। जो हम सोच रहे हैं वही तो हम एक्शन लेते हैं। तो वही बात बोलते हैं कि जो लोगों के एक्शन है वो बताते हैं कि उनके विचार कैसे हैं। वट वरीज यू मास्टर्स यू। जिसकी तुम चिंता करोगे ना वही चिंता तुम्हें कंट्रोल करेगी। ठीक है। गवर्नमेंट हैज नो अदर एंड बट द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट का कोई एंड नहीं है सिवाय एक की, प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर्टी के। ऑल मैनकाइंड बीइंग ऑल इक्वल, ऑल इंडिपेंडेंट, नो वन नॉट टू हार्म अनदर इन हिज लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी एंड पोजेशन। ऑल वेल्थ इज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है। एवरी मैन हैज ए प्रॉपर्टी इन हिज ओन पर्सन, देयर दिस नोबडी हैज राइट टू बट हिमसेल्फ। ये एक दो बातें हैं, एक कोट है, अगर पूछ लिए जाए तो ये याद कर लेना। आई होप जोन लोग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने यहाँ तक वीडियो देख ली है, ठीक है, उनकी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अगर कोई नया बच्चा चैनल पर आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। इसी के साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि बैच के लास्ट में मैंने देना चाहिए, तो कुछ लोग तो देखेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तो एक बैच शुरू कर रखा है मैंने। ठीक है। एक बैच शुरू कर रखा है। ठीक है। वो बैच हमारा गूगल मीट पर होता है, गूगल मीट पर। ठीक है। ये बैच पेपर 1, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों सब्जेक्ट के लिए है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है। इसका टारगेट है जून, जून एग्जाम। ठीक है। जून एग्जाम। तो एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से एक बैच डिजाइन कर रखा है, जो कि हमारे जून, जो हमारा जून ये में एग्जाम होना है यूजीसी नेट, उसके हिसाब से मैं उसमें तैयारी करवा रहा हूँ। तो जिन लोगों ने वीडियो देख ली है, ये एक तरीके से डेमो, हमारी बैच में भी बिल्कुल एग्जैक्ट क्लासेज होती हैं। डेली हमारी क्लासेज होती हैं गूगल मीट पर। ठीक है। तो जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, वैसे तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, लेकिन उसके अलावा मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है किस पे, 7494944742। ये बैच पेड बैच है। ठीक है। पेड बैच है। और पहले 50 बच्चों के लिए, 50 बच्चों के लिए कुछ डिस्काउंट रखा गया है। फीस जो होगी वो आप मेरे से व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, आपको फीस बता दी जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।